ए मीन्स टू स्प्रेड रिस्क इज कॉल्ड इंश्योरेंस। ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जोखिम को बांट दिया जाता है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ये दो पक्षों के बीच में एक समझौता है। कौन कौन से दो पक्ष हैं? एक है इंश्योरर एंड दूसरा है इंश्योर्ड। एक बीमा करने वाला और दूसरा बीमा करवाने वाला, यानी कि बीमित व्यक्ति। इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस अकर ड्यू टू अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट फॉर प्रीमियम। तो इसमें क्या है, जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति है वो बीमित व्यक्ति को ये आश्वासन देता है कि जिस घटना के लिए आपने बीमा करवाया है, अगर वो घटना घटित हो जाती है, ठीक है, तो उससे जो लॉस होती है, हानि होती है, क्षति होती है, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा और इसके बदले में उसको प्रीमियम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बीमित व्यक्ति है वो प्रीमियम अदा करेगा और बीमा करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, वो प्रीमियम प्राप्त करेगा और बाद में आश्वासन देगा कि जिस घटना के लिए आप बीमा करवा रहे हो, अगर उस घटना के कारण कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी वो क्षतिपूर्ति करेगा। इसके बाद है हमारे पास टर्म्स इन इंश्योरेंस। ठीक है, तो बीमे में कुछ टर्म्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। वो क्या है, पहले है इंश्योरर। तो ये बीमा करने वाला व्यक्ति कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनीज कार्ड इंश्योरर। जो बीमा कंपनी होती है उसी को हम इंश्योरर कहते हैं। इंश्योर्ड बीमित, बीमित व्यक्ति कौन है? ए पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज कार्ड इंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड वो व्यक्ति है जिसने बीमा पॉलिसी जो है वो ली होती है। प्रीमियम अमाउंट और कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी इज कार्ड प्रीमियम। बीमा कंपनी जो है वो जो धन राशि प्राप्त करती है बीमा करने के लिए, ठीक है, या जो प्रतिफल प्राप्त करती है उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम। इट इज़ द प्राइस फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, या ये इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रीमियम जो है वो क्या है, ये है इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत। उसके बाद है इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। द इंश्योर्ड कैन गेट ओनली द कंपनसेशन एंड कैन नॉट मेक प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बीमित व्यक्ति है उसको सिर्फ क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी और वो उस क्षतिपूर्ति से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा। मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये का नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति जो है, क्षतिपूर्ति जो है वो 10,000 रुपये तक की ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मान लो अगर नुकसान 6,000 का हो गया है और बीमा उसने 10,000 का करवाया तो 10,000 ही मिलेगा उसको। जितना नुकसान हुआ है 6,000 रुपया, तो उतना ही राशि जो है उसको प्राप्त हो सकती है। उसके बाद है सब्रोगेशन। तो सब्रोगेशन क्या होती है? द इंश्योरर इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड फॉर प्रॉपर्टी राइट्स आफ्टर इंडेमनिटी। जैसे क्षतिपूर्ति होती है, यानी कि क्षतिपूर्ति कर देती है बीमा कंपनी, तो जो नुकसान हुआ होता है, जो क्षति वाली जो वस्तु है वो पड़ी होती है, जैसे मान लो कबाड़ बचा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो बीमा कंपनी का अधिकार हो जाता है। इन अदर वर्ड्स इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स द ओनर ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। तो मतलब क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी जो है जिसका नुकसान हो चुका है उसकी जब बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति कर दी है तो उस डैमेज्ड प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो बीमा कंपनी बन जाती है। उसके बाद है कोजा प्रोक्सिमा। तो ये आपने याद रख लेना, कोजा प्रोक्सिमा इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में बोलते हैं निकटतम कारण। तो ये क्या है? द कोज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लॉस इज कॉल्ड कोजा प्रोक्सिमा इन लेटिन। तो ये लेटिन भाषा का शब्द है। इसमें क्या कहा गया है कि नुकसान जो है वो उसी कारण से होना चाहिए जिसके लिए बीमा करवाया गया है। अगर किसी और कारण से नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि नुकसान होने का जो कारण है उसी को हम बोलते हैं कोजा प्रोक्सिमा। द इंश्योरर इज लाइएबल टू कंपनसेट फॉर द लॉस ओनली व्हेन द लॉस इज अकर्ड ड्यू टू नियरेस्ट कॉज फॉर विच पॉलिसी इज टेकन। तो बीमा कंपनी किस बात के लिए क्षतिपूर्ति करेगी? वो सिर्फ उसी के लिए क्षतिपूर्ति करेगी जिसके लिए बीमा पॉलिसी ली गई है, जिस कारण के लिए। ठीक है, यानी कि अगर उस कारण के कारण ही कोई नुकसान होता है तभी वो बीमा कंपनी जो है क्षतिपूर्ति करेगी, नहीं तो वो क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। इसके नेक्स्ट है हमारे पास मिटिगेशन ऑफ लॉस, हानि को कम से कम करना। द इंश्योर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू मिनिमाइज द लॉस। जो बीमित व्यक्ति है जिसने बीमा करवाया है उसके लिए ये जरूरी है कि जिस समय नुकसान हो रहा हो अगर वो वहाँ पे
मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उसकी वो जिम्मेवारी बनती है कि वो नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करे। वो ये ना सोचे कि बीमा करवाया हुआ है तो आग लग रही है तो लगने दो, तो नुकसान जो है उसको कम से कम करने की कोशिश करनी है। ही शुड एक्ट इन द सेम मैनर एज इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस, तो उसको यानी कि उसमें वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा कि जब उसने बीमा नहीं करवाया था उस वस्तु का, तो उस समय जैसे वो आचरण कर रहा था उसी प्रकार उसको आचरण जो है अपना करना पड़ेगा। इसके बाद है हमारे पास एवरेज पॉलिसी। तो ये क्या होती है, इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर लेस देन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी द इंश्योर्ड क्लेम विल बी लिमिटेड ओनली दैट पोर्शन ऑफ द एक्चुअल लॉस विच द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी बियर्स टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति ने जितनी राशि के लिए बीमा करवाया है उतनी राशि तक के लिए ही वो नुकसान की क्षतिपूर्ति करवा सकता है। ठीक है, एवरेज क्लोज का मतलब क्या है कि रेशो बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो कि 1,000 रुपये की वस्तु है, बीमा करवाया उसने 6,000 रुपये का, तो रेशो क्या हुई 60%। ठीक है, तो यानी कि 60% लॉस के लिए कंपनी जिम्मेवार होगी। मान लो नुकसान हुआ 5,000 रुपया, तो बीमा कंपनी कितना पे करेगी, बीमा करेगी 5,000 का 60% यानी कि 3,000 रुपया। इसको बोलते हैं एवरेज पॉलिसी। द क्लेम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इसके लिए जो क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, उसका फार्मूला है सम इश्योर्ड मल्टीप्लाई क्लेम फॉर द एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फ्लोटिंग पॉलिसी। ये क्या होती है, ए पॉलिसी विच इज टेकन टू कवर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर वन प्रीमियम। व्यक्ति ने एक प्रीमियम दिया है गुड्स का बीमा करवाने के लिए, लेकिन वो गुड्स जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर मौजूद है। तो अलग अलग स्थानों पे जो गुड्स मौजूद हैं उन सभी के लिए वो एक पॉलिसी ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। उसके बाद है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंट, यानी कि जीवन के लिए जो बीमा करवाया जाता है उस अनुबंध को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंट। इन लाइफ इंश्योरेंस बीमा, जीवन बीमा में द इंश्योर्ड शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। तो जीवन बीमा में क्या है कि जो बीमित व्यक्ति है उसका उस समय अपने जीवन में हित होना चाहिए जिस समय वो पॉलिसी ले रहा है। तो ये आपने बात याद रखनी है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो जीवन बीमा में व्यक्ति का हित कब होना चाहिए, जिस समय वो जीवन बीमा की पॉलिसी ले रहा है। इन मैरीन इंश्योरेंस, ये जो समुद्री बीमा होता है इसमें क्या है, द इंश्योर्ड शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। तो बीमित व्यक्ति है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कब, जिस समय लॉस हो रही हो। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में जिसमें पॉलिसी ली जाती है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। समुद्री बीमा में जिस समय लॉस हो रहा है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। और अग्नि बीमा है उसमें क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो कब होना चाहिए, जिस समय पॉलिसी ली जाती है उस समय भी, और जिस समय नुकसान हो रहा हो उस समय भी। इफ द इंश्योर्ड परचेज 2 or more than 2 policies for the same subject from different companies it is called double insurance। अगर बीमित व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक कंपनियों से अपना बीमा करवा लेता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। चाहे कंपनियां हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं, कितनी भी कंपनियों से बीमा करवा लो उसको हमने डबल इंश्योरेंस ही बोलना है। इफ द इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर द रिस्क विद अदर कंपनीज इट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। अगर बीमा कंपनी जो है वो क्या करती है, उसने किसी का बीमा किया हुआ है, आगे उस बीमे की राशि के हिसाब से किसी दूसरी कंपनी से फिर बीमा करवा लेती है। इसमें क्या है, एक बीमा कंपनी दूसरी बीमा कंपनी से अपनी लॉस को, जो रिस्क हो रहा है, ठीक है, जोखिम है, उसको बांटने के लिए किसी और कंपनी से बीमा करवा लेती है, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। फिर उसके बाद है अंडर हल इंश्योरेंस। ए शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ रिस्क। हल इंश्योरेंस में क्या होता है, जहाज का बीमा कर दिया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जहाज को तो उसे हम बोलते हैं अंडर हल इंश्योरेंस, या उसको बोलते हैं हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस में क्या होता है,